का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। आज लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको याद होगा मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करा दिया है और उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में मैंने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना सिखाया था कि किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि NH3 और NF3, ये क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है इसलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा कि NH3 और NH3 में ज़्यादा पोलर कौन होगा। बच्चों ये क्वेश्चन था, आप NCERT में देखेंगे, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बार बार आता है इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल है कि इन दोनों में ज़्यादा पोलर कौन है। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो इन दोनों में ज़्यादा पोलर किसको होना चाहिए। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि अमोनिया का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे बना आपको याद होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाला था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। इसमें एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर की वजह से ये पिरामिडल शेप में बदल जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें लोन पेयर पाउंड पेयर में रिपल्शन होता है। और इसमें साथ साथ मैंने एक और भी बात बताई थी कि इसमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कि NH3 और NF3 में ज़्यादा पोलर कौन होगा, विच वन इज मोर पोलर एंड वाई। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन, पहले हम अमोनिया के बारे में देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बच्चों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, जानते हैं हम लोग। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, फोन कॉल। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों। तो आपको पता है कि ये पिरामिडल शेप में है, तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ क्या होगा, पुल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन। इन द सेम वे इस बॉन्ड के अलॉन्ग क्या होगा, वेक्टर इधर जाएगा, डाइपोल का वेक्टर, और इस बॉन्ड के अलॉन्ग इधर जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा, जो तीनों बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं अमोनिया जो है पिरामिडल होता है और पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में बच्चों हम ये भी जानते हैं कि इसका जो है, देखें ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीच में सेंटर पे नाइट्रोजन है और तीनों पिरामिड के एंड पे, कोना पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो है इधर खींचेगा इस डायरेक्शन में, इस बॉन्ड के अलॉन्ग इधर खींचेगा और इस बॉन्ड के अलॉन्ग इधर खींचेगा, यानी कि पिरामिड उल्टा कर देंगे तो ये तीनों बॉन्ड का जो डाइपोल है वो उसका वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 3 वेक्टर जो है जब इस तरह से अगर हो तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ठीक बीच से निकलता है। तो इसलिए मैंने इसका जो डायरेक्शन देखा है बच्चों, बॉन्ड का डाइपोल इधर है। और ध्यान से देखना है, ये लोन पेयर का जो है, ये लोन पेयर भी डाइपोल की तरह काम करेगा क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एरिया है। तो बॉन्ड पेयर का डाइपोल और ध्यान से देखना लोन पेयर का डाइपोल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं। एक बाउंड की वजह से जो डाइपोल जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और लोन पेयर का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब जरा हम इस मॉलिक्यूल को चेक करें NF3 को। तो बच्चों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बच्चों, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो डेफिनेटली इसके बाउंड का जो है पुलिंग डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। इसमें ऊपर की तरफ था, इसमें फ्लोरीन की तरफ होगा। अब बताओ, ये तीनों पिरामिड का जो है, तो पिरामिड का जो 3 फ्लोरीन है उसका जो डाइपोल है वो नीचे की तरफ उसका एरो काम करेगा, उसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा बॉन्ड का वो नीचे की तरफ जाएगा। और बच्चों लोन पेयर का जो डाइपोल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ है और बॉन्ड पेयर का डाइपोल नीचे की तरफ है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बॉन्ड पेयर का डाइपोल और लोन पेयर का डाइपोल दोनों एक ही डायरेक्शन में था, और यहाँ बॉन्ड पेयर का डाइपोल और लोन पेयर का डाइपोल क्या एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो म्यू होगा इसका ग्रेटर दैन 0 होगा, इसका भी म्यू ग्रेटर दैन 0 होगा। लेकिन इन दोनों में क्या होगा, म्यू अमोनिया का डाइपोल बच्चों म्यू NF3 के डाइपोल से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि म्यू अमोनिया इज मोर पोलर दैन म्यू NF3। ठीक है बच्चों, अब ये बात इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें 4 एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन जनरल हम ये समझते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं तो वो ज़्यादा पोलर होता है। लेकिन इस केस में हमने देखा है NF3 में 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी इसका जो है
पोलरिटी अमोनिया से कम है। तो यही आपके एग्जाम में पूछेगा कि वाई अमोनिया इज मोर पोलर देन NF3। तो आप ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और NF3 के केस में जो डाइपोल होता है, बाउंड का डाइपोल और लोन पेयर का डाइपोल एक दूसरे को कुछ हद तक कैंसिल आउट करता है। तो रिजल्टेंट जो पोलरिटी होगी और NF3 की कम होगी, अमोनिया की क्या होगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आउट रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो बाकी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो लास्ट लेक्चर में हमने बता रखा है बच्चों, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। अब बच्चों हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होगा बच्चों कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 मेजर फ्लॉज था, 3 मेजर ड्रॉबैक था। एक कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्ड ज़्यादा कैसे बनाता है, तो इसका जवाब किसने ला के दिया, एक्साइटेशन थ्योरी ने। और एक्साइटेशन थ्योरी को फिर क्या किया, ज़्यादा मॉडिफाई किया हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने। जब बात ये निकल के आई थी कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड की एनर्जी बराबर कैसे है, तो इसका जवाब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने ला के दिया था। और उसने कहा था कि ऑर्बिटल मिक्स कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो बच्चों सॉर्ट आउट हो गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लेकिन जो दूसरा फ्लॉज था, दूसरा जो ड्रॉबैक था बच्चों, आपको याद होगा कि उसने मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक मोमेंट गलत प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। और मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिस मॉलिक्यूल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक। तो प्रॉब्लम कहाँ आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, आपको याद होगा उसने कहा था कि ऑक्सीजन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से डायमैग्नेटिक है ना प्रूव हो रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे, जो 2 अनपेयर्ड थे, वो भी पेयर्ड हो गए थे बॉन्ड बनाने के बाद। तो O2 को क्या हो जाना चाहिए था बच्चों, है ना, VBT के हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। उसी तरह B2 को भी VBT के हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की गई थी बच्चों कि O2 और B2 क्या है मेरे लाल, वो है आपका पैरामैग्नेटिक। तो इस बात का जवाब VBT के पास नहीं था। तो इसी बात का जवाब O2 ना पैरामैग्नेटिक क्यों है और B2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, इस बात का जवाब किसने ला के दिया बच्चों, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ला के दिया। ठीक, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, इसको समझने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को याद करो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता था कि जब 2 एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो दोनों एटम के वो ऑर्बिटल, ध्यान तो सुनो क्या बोल रहा हूँ, वो ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है बच्चों कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको मैं इसका है ना एजम्पशन से लिख दूंगा। जैसे ऑक्सीजन है बच्चों 1s2 2s2 और क्या है मेरे लाल 2p4। ठीक है बच्चों, अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये 1s है, ठीक है बच्चों, ये 2s है और ये आपका 2p4 है। अब ध्यान से देखना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बच्चों, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं। ठीक है, ये px है, ये py है और ये क्या है बच्चों pz है। अगर हम उसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन को एज्यूम करें तो उसमें भी क्या होता है 1s2 2s2 और 2p4 होगा बच्चों। और इसका भी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम में, ये आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता है। ये px हो गया, ये py हो गया और pz हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इसके पास है, यहाँ एक अनपेयर्ड है, यानी 2 अनपेयर्ड है और यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता था कि ओनली एंड ओनली दोज ऑर्बिटल व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माने तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से py से ओवरलैप कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और pz से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। जैसा हम जानते हैं ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन MOT थ्योरी कहता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब भी 2 एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा तो दोनों एटम के
सारे ऑर्बिटल, ध्यान तो सुनो क्या बोल रहा हूं, दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑल द एटमिक ऑर्बिटल वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि सारे ऑर्बिटल भाग लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1s है ना, 1s भी भाग लेगा, 2s भी भाग लेगा, 2px भी भाग लेगा, 2py भी भाग लेगा, 2pz भी भाग लेगा। इसका भी 1s, इसका भी 2s, इसका भी 2px, 2py, 2pz भाग लेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटी ने जो दावा किया है उसने कहा है कि भाई सारे ऑर्बिटल्स चाहे उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सारे ऑर्बिटल भाग ले लेंगे बॉन्ड बनाने में। अब आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये कौन सी बात हुई कि जब जिसका जो मन कहता है कर देता है ना, वो कहता है कि सिर्फ वो ऑर्बिटल भाग लेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एमओटी कहता है नहीं भाई सारे ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो आखिर बात लॉजिकल कौन सी है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं कि बात लॉजिकल क्या होनी चाहिए, एमओटी ज़्यादा लॉजिकल है या वीबीटी ज़्यादा लॉजिकल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एमओटी की बात सही हो रही है या वीबीटी की बात सही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि जैसे मैं आपके घर पर जाऊँ बच्चों, और मैं अगर आपके घर पर गया तो क्या करोगे आप, क्योंकि मैं पहली बार जाऊंगा, तो आप क्या करोगे, मम्मी से कहोगे कि मम्मी सराय में चाय पिलाइए। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको सीरियस मत ले लेना। ठीक है, और आप क्या करोगे, मुझसे डाउट पूछने लगोगे, है ना। अब बताओ कि मम्मी जो है ना, पढ़ किस कौन रहा है, पढ़ तो सिर्फ मैं ही रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। पता चला कि भाई चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, तो मम्मी ने पापा से कहा सुनते हैं जी हैं ना, टीचर आए हुए हैं और उनके लिए चाय चाहिए, चाय पत्ती नहीं है। तो पता चला कि पापा है ना बोले कि भाई मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ, है ना, ऐसा करो अपने मतलब जो छोटा भाई है उसको भेजो, पता चला उसका एग्ज़ाम है। तो कुल मिला करके है ना, फाइनली जो है चाय पत्ती जो है रामलाल लेके आया, रामलाल मतलब प्यून लेके आया, और वो दुकानदार के पास गया तो उसने जो है बड़ी मुश्किल से दुकान खोला, है ना, और फिर दुकान खोल के दिया। अब बताओ कि मैं मुझसे कौन पढ़ता है, सिर्फ तुम ही पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं? ठीक, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि जब मैं घर पे गया हूँ आपके, तो आप तो डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा मम्मी भी डिस्टर्ब है, पापा भी डिस्टर्ब है, भाई बहन पूरा फैमिली डिस्टर्ब है ना, पूरा सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़्यादा लॉजिकल कौन सी बात लगती है? वीबीटी यही बोलता है कि वीबीटी ये बोलता है बच्चों, इसको मैं अपनी भाषा में बोलूँ कि कैश सर अगर आपके घर पे आएंगे तो वीबीटी के हिसाब से सिर्फ आप डिस्टर्ब हो गए, लेकिन एमओटी कहता ना अगर कैश सर आपके घर पे गए तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, आप भी डिस्टर्ब हो जाएगा, मम्मी भी डिस्टर्ब होंगी, पापा भी डिस्टर्ब होंगे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। यही बात एमओटी कहता है कि जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, जैसे इमेजिन करो कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, मान लो, ठीक, तो आपको पता है कि जैसे जैसे एटम एक दूसरे के करीब आएगा तो दोनों एटम के पूरे सिस्टम पे डिस्टर्बेंस होगा। बोलोगे सर कैसे डिस्टर्ब होगा? तो दिमाग लगाओ ना, इस ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस और इस ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है बच्चों? प्लस चार्ज है। तो ये जैसे जैसे एटम एक दूसरे के करीब आएगा तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। बोलो हाँ या ना। उसी तरह से जैसे जैसे एटम करीब जाएगा तो इस ऑक्सीजन के एटम का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? रिपल्शन होगा। देखो ध्यान से, जैसे जैसे एटम नजदीक आ रहा तो न्यूक्लियस का रिपल्शन हो रहा है, जैसे जैसे एटम करीब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन हो रहा, और उसी तरह से जैसे जैसे एटम करीब आ रहा है तो इस न्यूक्लियस का, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दिमाग लगा के सोचो, जैसे जैसे ऑक्सीजन एक दूसरे के करीब आ रहा है तो दोनों एटम के न्यूक्लियस में भी रिपल्शन हो रहा है, आपस में इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्शन हो रहा है, और आपस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम के आपस में अट्रैक्शन भी हो रहे हैं। इसका तो जैसे जैसे एटम करीब आता जाएगा तो दोनों एटम के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा लॉजिकल बात एमओटी की लगती है। एमओटी कहता है कि अगर कैश सर आपके घर पे गए तो सारा सिस्टम है ना क्या होगा? दरहम बरहम हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई बंदे की अगर शादी है, फॉर द एग्जाम्पल मैरिज है, आप लोग मत खुश होइए, ठीक है, तो सोचो कि बारात जब जाती तो बारात तो शादी तो एक लड़का एक लड़की की होती है, लेकिन जब बारात जाती तो क्या होता है कि लड़की वाले की तरफ और लड़के वाले की तरफ उसका पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है, उसी तरह लड़के वाले का पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है। तो शादी तो एक लड़का एक लड़की की है, लेकिन पूरा सिस्टम क्या होता है बच्चों? नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी सब जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी सब जो है उसको एक तरह से क्या करते हैं, सिस्टम में क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है ना। मोहल्ला वाला भी है ना, पता चला कि लाउड स्पीकर चला दिए तो मोहल्ला वाला भी परेशान है,
ठीक है, भले यानी बिरयानी खाने को मिलेगा। कुल मिला करके दोनों का सिस्टम क्या होगा, दोनों का मोहल्ला वाले, दोनों के पड़ोसी, दोनों के है ना फैमिली वाले सब डिस्टर्ब होंगे। यही बात एमओटी कहता है कि जब एक ऑक्सीजन आइटम मेरे बच्चों दूसरे ऑक्सीजन आइटम के पास जाएगा या कोई भी एक आइटम दूसरे आइटम के पास जाएगा तो उसमें सारे आइटम के सारे ऑर्बिटल्स, नो मैटर कि वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग में क्या होंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे ऑर्बिटल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों कि when two atom is approaches to each other, then all the atomic orbital whether they have unpaired electron or paired electron will take part in bonding। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेटमेंट ये हुआ कि जब भी दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक, पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। वीबीटी का पहला स्टेटमेंट क्या था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिटल भाग लेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बाकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन एमओटी कहता है क्या, ना मुन्ना ना, सारे ऑर्बिटल भाग लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। नाउ दूसरी बात ये कहता है बच्चों कि जो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करेंगे यानी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में तो वो सिमिलर एनर्जी लेवल्स में है ना इन्वॉल्व होंगे। सिमिलर एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल किसी आदमी की है ना शादी हो रही है, ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो, ठीक है, और अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो अपने आप को इमेजिन कर लो, ठीक है। अब इसमें जो है कार में जो है ना लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, अब इसमें अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हो। अब इसमें जो है बारात जो है जाएगी और इसमें जो है दूल्हा सबसे आगे है और उसके मम्मी पापा उसी गाड़ी में है, ठीक है, उसके पीछे जो है बच्चों है ना उसके करीब वाले जो रिश्तेदार होंगे वो पीछे वाले गाड़ी में होंगे और दूर में थोड़ा सा दूर वाले रिश्तेदार होंगे, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है, ज़्यादा इमेजिन नहीं करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है पूरा FMQ भी जा रहा है। फॉर द एग्जांपल हम लोग को भी है ना बारात में जो है दावत मिली हुई है, तो सोचो कि ये बारात जा रही है। अब सोचो सबसे आगे है ना लड़के वाले का, लड़का का गाड़ी होता है, उसके पीछे है ना भाई बहन का, उसके पीछे दूर के रिश्तेदार और भी रिश्तेदार जितने भी हैं, और फाइनली FMQ की भी गाड़ी चल रही है। अब सोचो वो गाड़ी कहीं ना कहीं तो जाएगी, अब ये मत पूछो कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे पर जाएगी। अब सोचो कि जब दरवाजे पे जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर जो लड़की वाला होगा उसमें क्या होगा, रिसेप्शंस पे लोग आएंगे, वहाँ पर क्या बोलते हैं कि लड़के को रिसीव करने के लिए। तो बताओ कि वहाँ पर जो होगा, वहाँ आपने देखा होगा शादी में कि सिमिलर लेवल में मुलाकात होती है। जैसे लड़की के फादर को लड़के के फादर को लड़की के फादर है ना क्या करते हैं ना अटेंड करते हैं, उसी तरह उसकी मम्मी को उसकी मम्मी अटेंड करती हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई है ना लड़के के फादर को जो है पता चला कि है ना लड़की वाले के हैं जो रामलाल है चौकीदार, उसको रिसीव करने भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बच्चों कि है ना पता चला कि साहब लड़का वाला गुस्सा आ गया, बोलेगा ड्राइवर गाड़ी मोड़ो, ऐसा तो नहीं होगा। डेफिनेटली सिमिलर लेवल में भाग लेगा, यानी इस लड़का को इधर के बाराती वाले में क्या होगा बच्चों कि इधर जो सिमिलर लेवल होंगे, जो बूढ़े लोग होंगे उनको बूढ़ा लोग मतलब एक्सेप्ट करेगा, है ना। उसी तरह बच्चे को बच्चा लोग है ना क्या रिसीव करता है। आपने देखा होगा शादी में कि सिमिलर ग्रुप वाले एक जगह जमा हो जाते हैं। तो यही बात एमओटी थ्योरी कहता है कि सारे ऑर्बिटल भाग लेंगे, यानी फैमिली पूरी डिस्टर्ब होगी, दोनों एटम की फैमिली यानी सारे 1s 2s सारे ऑर्बिटल डिस्टर्ब होंगे। दूसरी बात की जो ओवरलैपिंग होगी वो सिमिलर एनर्जी लेवल में होगी। इसका मतलब 1s की ओवरलैपिंग 1s से होगी, 2s की ओवरलैपिंग 2p से होगी, 2px की ओवरलैपिंग 2px से होगी, 2py की ओवरलैपिंग 2py से होगी, 2pz की ओवरलैपिंग 2pz से होगी। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस इन सिमिलर एनर्जी लेवल। किसमें बच्चों? सिमिलर एनर्जी लेवल, ठीक है बच्चों, यानी सिमिलर एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग होगी, यानी 1s की ओवरलैपिंग 1s से होगी,
2s की ओवरलैपिंग 2s से होगी, 2p की ओवरलैपिंग 2p से होगी, और 2p में भी 2px की ओवरलैपिंग 2px से होगी, 2py की ओवरलैपिंग 2py से होगी, 2pz की ओवरलैपिंग 2pz से होगी। तो दो स्टेटमेंट उसने दिया। पहला, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, नंबर 1। नंबर 2, सिमिलर एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग होगी, यानी 1s की ओवरलैपिंग 1s से होगी, 2s की ओवरलैपिंग 2s से होगी, 2p की ओवरलैपिंग 2p से होगी। बच्चों बात समझ में आ रही है? अब आइए, अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट उसने क्या दिया बच्चों, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल will be equal to the total number of atomic orbitals take part इन ओवरलैपिंग। क्या मतलब हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ओवरलैप करेंगे, उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ओवरलैप कर रहे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले फिर से सुन लो। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा बच्चों, तो दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। पहला स्टेटमेंट उसने ये दिया। नंबर 2 स्टेटमेंट क्या दिया बच्चों, कि सिमिलर एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग होगी, यानी 1s की ओवरलैपिंग 1s से होगी, 2s की ओवरलैपिंग 2s से होगी, 2p की ओवरलैपिंग बच्चों 2p से होगी। उसी तरह से अगर 3s होगा तो 3s की ओवरलैपिंग 3p से हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? और तीसरी बात उसने कही कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा ओवरलैप करने में, उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो 1s है, तो 1s का, ठीक है, एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर का 1s है। ठीक है बच्चों, यानी कि इधर का 1s और इधर का 1s दोनों ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ और एक ऊपर दिखा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। बच्चों ये ध्यान से देख लेना, ये जो है ये ऐसे समझ लो कि ये शादी से पहले 1s था, यानी बॉन्ड बनाने से पहले 1s था, और ये भी 1s। तो 1s की ओवरलैपिंग 1s से हुई, तो अब क्या हो गया, इसमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब ध्यान से देखना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, तो इसमें एक की एनर्जी लो है और एक की एनर्जी हाई है। ठीक है, और जिसकी एनर्जी लो होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, और जिसकी एनर्जी हाई है उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो तीसरी बात उसने कही कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ 1s ओवरलैप कर रहा है, तो यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं ओवरलैपिंग में, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। एक की एनर्जी लो होगी जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, एक की एनर्जी हाई होगी उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, अमॉन्ग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स one have low energy known as bonding molecular orbital, bonding molecular orbital, and another have high energy known as anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital। ठीक है बच्चों, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला तो इसमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक की एनर्जी लो होगी और एक की एनर्जी क्या होगी, हाई। जैसे 1s मिला है बच्चों, तो इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए,
तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल्स थे 1s और 1s दोनों ऑक्सीजन के, अब ये दोनों मिल गए तो एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया बच्चों। ठीक है, और बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी बच्चों, लो, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाई होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों कि ये जो है ऐसे समझ लो कि शादी से पहले का बैंक अकाउंट है ये दोनों, और ये शादी के बाद का बैंक अकाउंट है। जैसे किसी की शादी अगर नहीं हुई है तो उसका अपना पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, शादी का मतलब ये नहीं कि आप इसको जो है बहुत जज्बाती हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही शादी होगी तो क्या होगा, ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा। जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब शादी से पहले उनका अकाउंट है ना, और शादी से पहले उनका भी एक अलग अकाउंट है, लेकिन अब जब शादी हो गई तो क्या होगा, ज्वाइंट अकाउंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये बॉन्ड बनाने से पहले है, और ये बॉन्ड बन गया है तो इसका मतलब 2 अकाउंट बन गया, एक का एनर्जी लो है, एक की एनर्जी हाई है, तो ये ज्वाइंट अकाउंट हो गया जिसको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक की एनर्जी हाई एक की एनर्जी लो क्यों हो गई, तो इसका जवाब बच्चों मैं आपको दूंगा बाद में। पहले आप मोटे तौर पे बात समझ लीजिए कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें एक की एनर्जी लो होगी, एक की एनर्जी हाई होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। अब 5वीं बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं रहेगा बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शादी से पहले अगर मिस्टर के पास है ना 1 लाख रुपया था अकाउंट में, और शादी से पहले मिस के पास, मैडम के पास 1 लाख रुपया था, अब वो क्या हुआ, अब क्योंकि शादी हो गई तो अब ज्वाइंट अकाउंट हो गया, तो अब ज्वाइंट अकाउंट हो गया तो क्या हो गया, अब 2 अकाउंट होगा ना, एक का है ना एक का एनर्जी लो होगा, एक का एनर्जी हाई होगा। यानी कि एक अकाउंट में ज़्यादा आदमी आना क्या करेगा, पहले प्रेफरेंस करेगा, पहले एक अकाउंट को भर देगा और फिर जब बचेगा तो फिर पैसा अगले अकाउंट में डाला जाएगा। बोलोगे सर पूरा क्यों नहीं भर देंगे, मान लो किसी के पास 5 लाख रुपया है ज्वाइंट अकाउंट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख पहले एक अकाउंट में भर देंगे। बोले सर 5 ही लाख क्यों भरेंगे, इमेजिन करो कि जैसे है ना इनकम टैक्स का मामला भी होता है ना कि भाई है ना एक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर इनकम टैक्स जो है जमा करना पड़ेगा। तो मिस्टर और मिस जो हैं वो इंटेलिजेंट है, ऐसा करते हैं कि दोनों अलग अलग अकाउंट में क्या करते हैं कि पहले 5 लाख डाल देते हैं और फिर जब बचता है तो उसको अगले अकाउंट में डाल देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इनकम टैक्स का क्या होगा, रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, यही कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में था, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शादी से पहले अकाउंट में पैसा था, अब शादी के बाद जॉइंट अकाउंट में जाएगा ना, तो उसमें दोनों का साइन होगा। तो उसी तरह से ये जो ऑर्बिटल्स बन रहा है बच्चों, ये है ना क्या है बच्चों, ये ज्वाइंट अकाउंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से कहाँ चला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 5वां स्टेटमेंट ये है बच्चों कि नाउ electron will transfer from atomic orbital to molecular orbitals। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से कहाँ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो 2 है, जैसे 1s मिला तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, तो एक की एनर्जी लो होगी फिर उसकी एनर्जी हाई होगी। तो फिर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो जिस तरह से ऑफ प्रिंसिपल 11th में हमने पढ़ा था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी रूल लगाना है कि इलेक्ट्रॉन को जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालना है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो छठा स्टेटमेंट ये है कि नाउ इलेक्ट्रॉन will first filled in bonding molecular orbital, bonding molecular orbitals. After that, if electron further remain यानी इसके बाद भी बच जाए, देन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर भर गया,
यानी भरेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भरेगा। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आता, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आता। अब इलेक्ट्रॉन अगर बच जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो नाउ इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड आफ्टर दैट if electron further remain then electron will transfer into anti bonding molecular orbital। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं तो एग्जाम्पल से आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक एग्जाम्पल पुट कर रहा हूं जिससे आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का कंसिडरेशन लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जा रहे थे। हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों, 1s1। अब दूसरा हाइड्रोजन लेंगे तो इसका भी क्या होगा बच्चों, 1s1। अब बताओ इसका एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब ये 1s आपस में ओवरलैप कर गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, 1s मिल गया तो अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक की एनर्जी हो गई लो, इसको बॉन्डिंग एमओ कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा 1s। क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा 1s, और इसको कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। जो विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग एमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो विथ स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ है एटॉमिक ऑर्बिटल में, अब क्योंकि मॉलिक्यूल बन गया है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना पड़ेगा। अब दोनों यहाँ पर क्यों भेजा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर गया। अगर इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन बचता तो फिर वो फर्दर आगे जाता। ठीक है बच्चों, तो हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि वो कैसे फर्दर आगे भरेंगे। फिलहाल आप हाइड्रोजन का केस समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपको बता दूंगा, पहले आप बात को ध्यान से समझिए। मैंने अभी तक आपको है ना करीब 6 स्टेटमेंट लिखवाया है। ठीक है, बारी बारी से मैं फिर से बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है जब 2 एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा तो पहला स्टेटमेंट, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास बॉन्ड, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1। नंबर 2, सारे ऑर्बिटल भाग लेने का मतलब सिमिलर एनर्जी में भाग लेंगे, यानी ओवरलैपिंग जो होगी 1s की 1s से होगी, 2s की 2s से होगी, 2px की 2ps से होगी, 2py की 2py से होगी, 2pz की 2pz से होगी। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बच्चों उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यानी कि अगर 2 ऑर्बिटल हैं 1s तो उसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक की एनर्जी लो होगी उसको कहेंगे बॉन्डिंग एमओ, एक की एनर्जी हाई होगी उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग एमओ। ठीक है, और हमने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें एक की एनर्जी लो है, एक की एनर्जी हाई है, और बॉन्डिंग वाले का जो साइन होता है वो विदाउट स्टार होता है, और एंटी बॉन्डिंग का साइन क्या होता है बच्चों, स्टार वाले के साथ होता है, यानी स्टार बना होगा यानी एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है बच्चों, और चौथी बात मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एटॉमिक लेवल से अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब जाएगा तो वो जिसकी एनर्जी कम होगी उसी में पहले भरेगा, जो बच जाएगा तो फिर वो हाई एनर्जी में भरेगा। इसका मतलब जो छठा स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन विल फिल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो ऑफ बॉ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बच्चों, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ये 11th की बात बता रहा हूं मैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरना है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है पहले उसमें भरेंगे, जो बच जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। एंड हुंड्स रूल, यहाँ हुंड्स रूल भी अप्लाई करेंगे बच्चों। एंड ऑल्सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी यहाँ सारे रूल जो हम लोग लगाते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो सारे रूल यहाँ पर लगेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आइए 7वीं बात, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बाउंड exist in the molecule is known as bond order। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितना बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब ध्यान रखना बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है BO, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ध्यान से, जैसे H2 मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 2 हैं। नहीं, देखो ध्यान से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें हम किसे कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और देखो एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, तो 2 - 0 बट्टा क्या होगा, अपॉन 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बना गया। इसका मतलब कि इस H2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, साथ में आपको ये देखना है बच्चों कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों पेयर्ड हैं तो उसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक। जैसे H2 मॉलिक्यूल क्या है मेरे बच्चों, डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो वो क्या हो जाता, पैरामैग्नेटिक हो जाता। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल और आपको लेके दिखाता हूं तो आपको बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बच्चों। इसके अलावा आप एक बार NCERT को रीडिंग मारेंगे तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। जैसे He2 है, हीलियम 2। ठीक है, आप इसका एमओ डायग्राम हम बनाते हैं। आपसे एग्जाम में बोलेगा ड्रॉ द एमओ डायग्राम और आपसे बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक है, इसके अलावा आपको बोलेगा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये आपको साबित करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग एमओ डायग्राम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हीलियम का क्या होता है बच्चों, 1s2, इसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब दूसरा हीलियम लेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हीलियम में दोनों में इलेक्ट्रॉन है, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करो, दोनों 1s मिला तो एक बॉन्डिंग बना, एक क्या बना बच्चों, एंटी बॉन्डिंग। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा स्टार 1s। अब देखो ध्यान से, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 हैं। अब देखो ये ऑर्बिटल्स वो हैं जो बॉन्ड बनाने से पहले हैं, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा ना, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 हैं। तो 2 यहाँ आ जाएंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा आ नहीं सकता, और अगला फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 2, विदाउट स्टार वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 2 - 2 बट्टा क्या होगा, 2। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो भाई तुम खुद ही सोचो, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, और दूसरी बात कि हीलियम को तो बॉन्ड बनाना भी नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनर्ट गैस है बच्चों। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे बच्चों, और आपके एग्जाम में जो है O2 का, ठीक है, और B2 का, ये इसके अलावा F2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है। तो बच्चों इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और एक बार आप डिस्कस कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं इस पे, है ना, फर्दर जो मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्कशन करेंगे, और इसके बारे में आपको बताएंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम लोग फर्दर अगले मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।